Good morning students. So this is Vibha Parekh and today we are going to see the multiple choice questions based on the chapter electrochemistry. तो subjective questions को तो already हम लोग देख ही चुके हैं, but अब किस तरह से आपसे multiple choice questions भी पूछे जा सकते हैं. Although इसमें again आपको बाकी chapters की तरह ही जो बात मैंने कही है वही मैं यहाँ पर भी कहूँगी कि अलग से आपको इसके लिए कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, समझा है, बस वही नॉलेज आपके लिए रिक्वायर्ड होती है. उसी नॉलेज को आपको यहाँ पे यूज़ करना है. बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ही है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनमें से कि आप कहीं ना कहीं हमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली क्लिक वैसे भी कर जाता है. ठीक है, बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएंगे एंड दिस इज इवन सिंपलर देन दैट ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चंस, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड एंड एन एनोड. ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमने देखो बेसिकली इस चैप्टर में ना 2 तरह के सेल्स पढ़े थे. एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और दूसरे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स देखे थे. तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करें तो इसके अंदर हम क्या देखते थे कि हम यहाँ पे देखो दोनों सेल्स में होता क्या था कि एक के अंदर तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते थे और दूसरे के अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते थे, जिससे ऑफकोर्स कुछ केमिकल रिएक्शन करवा के हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते थे. याद करो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर हमने ऊपर बल्ब लगाया था और मैंने आपको कुछ बताए थे इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स, उन्हीं को थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए बाद में लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसमें एक सॉल्ट ब्रिज रखा जाए. तो सॉल्ट ब्रिज रखने से क्या होगा कि उस सेल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उस सेल का जो एक वर्किंग टाइम है वो आप उससे एक्सपेंड कर सकते थे. सो दिस वाज द होल सीन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो जो फाइनली सेल हमारे पास आया था उसके अंदर एक कैथोडिक हाफ सेल होता था, एक एनोडिक हाफ सेल होता था. और जैसे कि हमें पता है एनोडिक हाफ सेल के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, उसके अंदर एनोड प्रेजेंट होता है. और कैथोडिक हाफ सेल में चाहे कोई भी सेल हो, कैथोडिक जो पार्ट है उसके अंदर कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है. तो वही एग्जैक्टली बात इन्होंने यहाँ पे बोली है दैट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड एंड एन एनोड. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. हमें कैथोड के रेफरेंस में बताना है. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. तो कैथोड जहाँ पे हमें पता है क्या होता है, रिडक्शन होता है ना. और अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो अगर इसकी साइन की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइन कैसा होता है, प्लस होता है. तभी वहाँ पे जाके रिडक्शन होगा, स्पीशीज रिड्यूस होने के लिए आएंगी. क्लियर है इतनी बात? ओके. सो एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हमें ये बताना है कि कैथोड के रिस्पेक्ट में कौन सी बात जो है वो सही है. सो ऑक्सीडेशन अकर्स एट द कैथोड. तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि अभी अभी हमने लिखा है कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, राइट. सेकंड स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. देखो इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर जाएंगे जहां पर कि उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो एक ऐसे रीजन में अट्रैक्ट होंगे जहां पे कि पॉजिटिव पोटेंशियल हो. ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां से कहां होगा, एनोड से होकर कैथोड की तरफ होगा. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा. लेकिन फिर भी मैं बाकी के 2 पढ़ लेती हूँ. यूजुअली डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन. देखो ये भी गलत हो गया क्योंकि मैंने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, राइट. पॉजिटिव पोटेंशियल है. इट यूजुअली मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. देखो इंसुलेटिंग मटेरियल का तो बना हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हमारा पर्पस ही क्या है, कंडक्शन, यानी कंडक्ट करवाना. जब हम कंडक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा तो वो मटेरियल फिर किस काम का, मतलब अगर वो इंसुलेटिंग हो गया तो वो तो इलेक्ट्रॉन को भी फ्लो नहीं होने देगा, आयंस को भी कोई वो खास डिस्चार्ज या फिर कुछ नहीं करेगा, राइट. तो इस वजह से मतलब वहां पे आयंस खुद रिड्यूस होने के लिए नहीं आएंगे या फिर ऑक्सीडाइज उस जगह पे नहीं होंगे. तो ये तो ऑब्वियस है कि हमारा जो भी हम कैथोड या फिर एनोड ले रहे हैं वो हमेशा एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए. और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी उसी मेटल इलेक्ट्रोड का ही कोई ना कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए. क्लियर है इतनी बात? तो यहां से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें पता चल गया दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इनटू द कैथोड. Then the next question is, when equilibrium is reached inside the 2 half cells of the electrochemical cell, what is the net voltage across the electrode? जब एक equilibrium reach हो जाता है 2 half cells के बीच में, तो देखो आपको ये बात पता है कि डेल्टा G equilibrium conditions पे, ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, equilibrium कंडीशंस पे. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी जो है वो 0 के इक्वल होता है, ये बात हम जानते हैं. और साथ में हमें ये भी पता है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, है ना. और स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे और यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे, राइट. लेकिन अभी हम फिलहाल बात किसकी कर रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस की. तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो देखो क्या हो जाएगा, एन एफ ई सेल
अब ये कब पॉसिबल है कि ये वैल्यू जीरो हो जाए? देखो n और f जो है ना वो तो जीरो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन कुछ हो भी रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो तो कभी जीरो नहीं हो सकता। और फैराडे जो है वो तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है 96500, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ई सेल की ही वैल्यू जीरो होगी, जिसकी वजह से डेल्टा जी क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। तो इसका मतलब व्हाट इज द नेट वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज टू कनेक्ट द टू हाफ सेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, आपको याद होगा कि ये है हमारा, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि ये हमारा एनोडिक हाफ सेल है और ये दूसरी तरफ राइट साइड में कैथोडिक हाफ सेल है। अब हमने इनको क्या किया, हमने यहाँ पे एक सोर्स से इसको इस तरह से अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा एनोडिक हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट है और ये कैथोडिक हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। अब होता क्या है कि जब इस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है ना, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, जैसे कि मैं नाम दे देती हूँ इसको। सो लेट्स से कि ये मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो ये सोल्यूशन मेरा जिंक सल्फेट का होना चाहिए, या फिर कोई और सॉल्ट सोल्यूशन में ले सकती हूँ। अगर ये लेट्स से कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो ये आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी इनकी मोलारिटी ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि मैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रही हूँ। बट होता क्या है यहाँ पे कि जब जिंक जो है वो अपने आयंस छोड़ते हुए, यानी जिंक आपको पता है किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। तो जब इस तरह से लगातार जिंक के आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में आते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिंक के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये पूरा सोल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके उधर जा रहे थे, उनका अब जाना, उनका फ्लो होना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने की आज़ादी नहीं देता, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में हमारा ये जो सेल है ये बिल्कुल ठप पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है, यानी कि मतलब पूरी तरह से जिंक जो है वो मेल्ट भी नहीं हो पाया था, पूरी तरह से कॉपर का डिपॉजिशन भी नहीं हो पाया था, उससे पहले ही सेल हमारा बंद हो जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर है ना कुछ आपके सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि इजिली फ्लो कर सके। मतलब फ्लो जो है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं करना है, फ्लो जो है वो सिर्फ इस ट्यूब के अंदर अंदर ही होगा। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, तो ऐसे में जो भी नेगेटिव एनायनिक जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या आयन होगा वो यहाँ पे नीचे आते आते इधर सेटल डाउन हो जाएगा, तो जिससे जितना भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है ना वो इसके आसपास में अक्यूमुलेट हो जाएगा। इसी तरह से जो केटाइनिक पार्ट है, क्योंकि ये रीजन हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस, तो जो भी नेगेटिव एनायन है वो सारा का सारा इधर अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जितने भी केटाइन है वो यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा इस रीजन में ट्यूब के अंदर ही, तो जिससे एक्स्ट्रा नेगेटिव जितने भी आयंस है ना वो इधर सोल्यूशन के बाहर, ट्यूब के बाहर ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो जिस वजह से अब हमारा ये जो सोल्यूशन है ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से ये काम लगातार करता रहेगा और ये सेल हमारा कभी भी बंद नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट आपका ऐसा होना चाहिए जो कि उस ट्यूब के अंदर इजीली मूव कर सके, यानी बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो इनर्ट नेचर का होना चाहिए। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं ना वो यूज़ करते हैं KCl को, और फिर आपके NO3 जो है उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज दैट कि इनमें से हम किसको यूज़ नहीं करते, तो आंसर आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनमें से क्या सही स्टेटमेंट है? सो सेल पोटेंशियल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज अनडिफाइंड फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात हो रही है, तो पहली बात हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कहते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑब्वियस है कि वो दोनों या तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों में से कोई एक ही होगा, तो हमें बाकी के जो दो ऑप्शन है उनको इवन देखने तक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसकी पूरी की पूरी जो वर्किंग है वो किस बात पर डिपेंड करती है? वो इस पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सारी बात ही कॉन्सेंट्रेशन की है। अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी
तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे मतलब एक अच्छा रिएक्शन होगा, अच्छा डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही अच्छे से होगा। तो इसका मतलब कि आयंस के कॉन्सेंट्रेशन, आयंस का जो अमाउंट है दे आर इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है, याद करो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं ऑन द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पे होती हैं। तो इसका मतलब ये तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, नहीं है ना। तो सो सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेल पोटेंशियल दैट इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, लेकिन अमाउंट पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉड, ठीक है। जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉड, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है उनको अफेक्ट नहीं करता, इनमें से कौन। तो देखो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉड, ये तो बिल्कुल डिपेंड करता है ना, कि क्या नेचर है। तभी तो मैंने आपसे कहा भी था कि जो भी आप इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले रहे हो उसी के रेस्पेक्टिव आपका इलेक्ट्रॉड होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इलेक्ट्रॉड तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहीं से तो आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका होगा ये डिटरमाइन होता है। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, अगर आप नर्स्ट इक्वेशन को देखोगे वहां पे एक टेम्परेचर का फैक्टर है, इसका मतलब वो भी एक इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था कि मोलैरिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पर इलेक्ट्रॉड का साइज चाहे इतना सा हो चाहे इतना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इस पे डिपेंड करती है कि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यूज क्या हैं। साइज कितनी बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अगर आप कॉपर के पास में जिंक जो है उसको बहुत बड़ा रखोगे तो ऐसा नहीं है कि जिंक का रिडक्शन हो जाएगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, साइज मैटर नहीं करती पर नेचर मैटर करता है। Who invented the galvanic cell? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गैल्वनी एंड वोल्टा, ठीक है, और इसी वजह से हम इसको गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट प्रेफर्ड इन अ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में से आप इनको किसको प्रेफर नहीं करते। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में काफी कुछ बताया था, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देंगे। तो KCl मैंने आपको बताया, हाँ इसको यूज करते हैं, कि NO3 को भी यूज करते हैं, NH4Cl को भी यूज कर सकते हैं, NH4NO3 को भी यानी अमोनियम नाइट्रेट को भी यूज कर सकते हो, पर NaCl को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट नेचर का होना चाहिए। NaCl जो है ना, छोटे छोटे से आयंस होते हैं, बहुत इजीली जो है वो बाहर निकल सकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन शो कर सकते हैं और प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं। तो उससे तो सॉल्ट आपका फिर से सेल आपका फिर से काम करना बंद कर देगा, तो इसलिए NaCl को आप यूज नहीं कर सकते। Which of the following is false regarding the galvanic cells? Galvanic cells में इनमें से कौन सी चीज गलत है? It converts the chemical energy into electrical energy. देखो galvanic cells जो होते हैं ना, ये आपके electrochemical cells ही होते हैं, और electrochemical cells में हम chemical reaction करवा के electrical energies बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखते हैं। So it converts the chemical energy into electrical energy, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर the electrolytes taken in the two beakers are different, ये भी बात सही है, क्योंकि एक के अंदर याद करो हम एक में जिंक सल्फेट सोल्यूशन लेते थे, एक के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते थे। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन यार नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, आप रिएक्शन कराओगे तभी तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, तो इसका मतलब रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से केस में होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में, जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन को करवाना पड़ता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है इसका आंसर होगा स्पॉन्टेनियस, तो ये गलत हो गया। To set up this cell, a salt bridge is used, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। A cell is prepared by dipping a copper rod in 1 molar copper sulfate solution and an iron rod in 2 molar ferrous sulfate solution. What are the cathodes and anodes respectively? देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कॉन्सेंट्रेशन किसका क्या ले रहे हो। नेचर जो है, हाँ कॉन्सेंट्रेशन से जो है फ्लो ऑफ आयंस में जरूर फर्क आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो रिड्यूस होने लगेगा, जो रिड्यूस हो रहा था वो ऑक्सीडाइज होने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि कॉपर और आयरन में से कौन जो है वो रिड्यूस होने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है, तो मेरा सारा जो किस्सा है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब याद करो कि अगर मैं
पूरा तो नहीं ड्रॉ कर रही, सिंपली जो मेरे काम के जो आयंस हैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी। तो आयरन है, आयरन के बाद में कुछ एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद में आयंस आते हैं, उसके बाद में H+ आता है आपका, और उसके बाद में हम लोग कॉपर को लिखते हैं किसके लिए, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी रिड्यूस होने की अपनी टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जो कॉपर है, कॉपर 2+ से किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, बाय टेकिंग अप 2 इलेक्ट्रॉन्स इट वुड लव टू रिड्यूस इन कॉपर। और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, Fe2+ आयंस। तो इसका मतलब बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जो Fe है वो किसके अंदर टूटेगा, Fe2+ आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, तो इसलिए एनोड पे ये होना चाहिए, और कैथोड पे रिडक्शन होता है इसलिए ये होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो एनोड पे आयरन, ओके, एनोड पे आप क्या देख रहे हो, सो आंसर क्या है ये, यानी कि एनोड पे आयरन और कैथोड पे कॉपर, ठीक है ना। तो यही हमें मिल रहा है, एनोड पे आयरन और कैथोड पे कॉपर। क्लियर है इतनी बात, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, इनमें से किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, किसकी कम रिएक्टिविटी होगी, उसका ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है सबसे बेटर है आप उसी को ही ड्रॉ करो। अब देखो मेरे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, चलो मैं एक बार पूरा जितना है उतना ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, कुछ आयंस लिखे हैं, कुछ एलिमेंट के आयंस लिखे हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से हम देख लेते हैं कि इनका रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर हो सकता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले जो भी है मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। एक है हमारा मैग्नीशियम, और है कौन, जिंक भी है यहाँ पे, उसके अलावा और कौन है, आयरन, कॉपर और सिल्वर। देखो आयरन कहाँ पे है, तो आयरन ये रहा, सिल्वर ये रहा, और कॉपर ये रहा, ठीक है। तो देखो हमें समझ में ही आ रहा है, जो जितना ज्यादा ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब इस सीरीज में जो जितना लेफ्ट में प्रेजेंट होता है ना, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यार कम से कम आप इतना तो जानते हो कि ये जो आपके मेटल्स होते हैं ना, खास करके ये एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। आपने सुन भी रखा होगा कि जो सोडियम है बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत रिएक्टिव होता है। लिथियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा होती है, यानी वो वाली स्पीशीज सभी के सभी जो कि ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ईजिली, दे विल बी मोर रिएक्टिव। तो अब देखो सीधा सा ऑर्डर हमारे सामने आ गया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में जिंक होगा, उसके बाद में आयरन होगा, उसके बाद कॉपर होगा, और उसके बाद में सिल्वर होगा। तो ये ऑर्डर आपको जहां पे भी मिले वही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम होना चाहिए, तो ये देखो मैग्नीशियम दोनों में है, फिर जिंक होना चाहिए, ठीक है, फिर आयरन होना चाहिए, ठीक है, पर कॉपर यहां पर है और सिल्वर यहां पे, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। ओके, सो विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो अगेन कोई भी इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड आते हैं तो आपको सिर्फ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना उसी को ही ध्यान रखना है। अब देखो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर मैं जो एनायंस हैं उनके लिए भी लिखूँ, तो देखो प्लैटिनम के बाद में अगर मैं एनायंस के लिए लिखूँ तो मेरे कौन आ जाते हैं, आयोडीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, Cl आ जाता है। अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद में आपका NO3 नेगेटिव भी आ जाता है, उसके बाद में SO4 2 नेगेटिव भी आ जाता है। ये भी सारे के सारे आयंस ही, ऑब्वियसली सबके सब आयंस ही है ना। तो SO4 2 नेगेटिव भी आ जाता है, ये सभी आपके, और लास्टली मैं F नेगेटिव को भी लिख देती हूँ, तो ये आ जाता है। तो अब अगर मैं वही कंपैरिजन फिर से करूँ तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक KBr है और आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इन तीनों के खास तौर पे बात हो रही है, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो देखो होना क्या चाहिए कि अगर रिडक्शन की बात आती है, जैसे कि अगर मैं सिंपली सिर्फ हेलोजेंस को देखूं तो ज्यादा रिड्यूस कौन होगा, क्लोराइड ज्यादा रिड्यूस होगा क्लोरीन के अंदर। फिर उसके बाद में सॉरी रिड्यूस नहीं, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि ये रिड्यूस होना चाहिए। रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है ना वो क्लोरीन की ज्यादा है, देन ब्रोमीन की, और फिर आपके आयोडीन की।
क्लियर है इतनी बात? तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीडाइज की बात करें तो ऑक्सीडाइज ज्यादा आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा। क्लियर है? अब बस इसी को ही हमें यहाँ पे मैच करना है। तो देखो वैसे तो आप इसी को बिल्कुल सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बट वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो डायरेक्टली जो हमारा आंसर है उसी से मैं देख के बता देती हूँ आपको। सो लाइक द आंसर इज 2 kBr। तो यहाँ पे हम इसको मैच कर लेते हैं और बाकियों को भी आप बिल्कुल इसी तरह से करके देख सकते हो। फिर ये है आपका 2Ki प्लस Br2। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इनको दूं तो देखो ये क्या है, -1 है, ये 0 है, ये यहाँ पे आयोडीन -1 है और ये 0 है। तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं, ब्रोमीन और आयोडीन में हम क्या सोच रहे थे कि ब्रोमीन का तो होना चाहिए रिडक्शन और आयोडीन का होना चाहिए ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ब्रोमीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो एनोड है यानी ऑक्सीडेशन है वो किसका होना चाहिए था, देखो आप फिर से देखो तो वो होना चाहिए था आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन जो है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, यानी कि I नेगेटिव से I2 में कन्वर्जन होना चाहिए था। इसको बैलेंस आप कर लेना। और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो जो Br2 है उसका Br नेगेटिव में रिडक्शन होना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था, बट ऐसा कुछ हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि ये वाली जो रिएक्शन है ना ये फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन आपको देख रही है, उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज दी है, बट हमें पता है बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, -0.5 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा, +0.4 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात? तो अब ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखो रिडक्शन अगेन कौन सी स्पीशीज है जिसका कि रिडक्शन हो रहा है और कौन सी स्पीशीज है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि आयरन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का। आयरन का कितने में, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो रहा है। और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन किसका दिख रहा है आपको, कॉपर 2+ आयंस का। तो कॉपर 2+ आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इनका कन्वर्जन हो गया कॉपर के अंदर। ठीक है, यही तो है सीन। ठीक है, अब इनकी रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज भी मुझे मिल गई। तो अगर हम आयरन की बात करें तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज -0.5 है, जबकि इसके लिए +0.4 वोल्ट है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे निकालोगे, और ये हमको स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दे रखा है। तो यहाँ से आप सबसे पहली बात E0 सेल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से E0 सेल जो है उसकी वैल्यू निकाल लो। सो E0 ऑफ कैथोड, अब कैथोड कौन है, जिसपे रिडक्शन होता है, तो वो हो गया +0.4 -0.5। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल लोगे तो आपके पास कुछ 0.9 वोल्ट के आसपास E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी। अब बिल्कुल वहां से आप क्या कर सकते हो, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए आप यहां से, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, सो दिस इज E सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर हमें 25 ही दे रखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल बी -0.059 बाय n लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वेशन क्या है, Cu Fe+ है ना, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन। और ये कुछ नहीं है बल्कि आप इसको रिमूव करके यहाँ पे Kc भी लिख सकते हो। तो ये वाला Kc आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो ये भी अंडरस्टूड है दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। E0 सेल जो है वो आपने निकाल ही लिया, कितना 0.9 वोल्ट, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दैट विल बी 2। तो अब यहाँ से आप इजीली Kc को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जब आप Kc को फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर जो है वो 3.22 × 10⁻30 आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कई सारे करवाए भी थे जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे थे। Then the next one is an increase in the conductivity equivalent of a solid electrolyte with dilution is primarily due to। बात किसकी हो रही है, कंडक्टिविटी की हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज प्राइमरली ड्यू टू। तो वो जो इंक्रीज है डाइल्यूशन के साथ में वो किस वजह से हो रहा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। अगर जो फ्लो ऑफ आयंस है वो बढ़ेगा तो ऐसे में ऑब्वियस है कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, कुछ भी आप
आप ले लो वो हमेशा इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आयनिक मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा बाकी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कंडक्टिविटी को विद डाइल्यूशन इंक्रीज कर सके, ठीक है, ओके। क्योंकि वहाँ पे बात सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट की हो रही है, इसको भी आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। ये हमने डिस्कस भी किया था क्लास में, फाइन, ओके। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ सेल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि Kc की जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 4 × 10⁻16 इतना मुझे गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे E0 सेल ऑफ द रिएक्शन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट फॉर अ सेल रिएक्शन जो उसमें कॉपर प्लस 2Ag प्लस 2 कॉपर 2 प्लस 2Ag इज 4.6, ठीक है। ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है। और E0 सेल, तो देखो E0 सेल और Kc के अंदर क्या कोई रिलेशन है, तो देखो हमें पता है, अभी मैंने आपको एक इक्वेशन लिखकर बताई थी, बस आपको वही काम करना है। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस ऑफ 2.303 RT, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर अगर टेम्परेचर आपको कुछ नहीं गिवन है तो ये अंडरस्टूड है कि ऐसे में आप उस इक्वेशन, जो दूसरी इक्वेशन है जो थोड़ी शॉर्ट है, उसको भी लिख सकते हो, log ऑफ Kc, ठीक है। इस बार हमें क्या है ना, Kc की वैल्यू गिवन है और E0 सेल जो है हमें फाइंड आउट करना है। और ये भी हमें पता है कि E सेल तो 0 ही होगा और E0 सेल मुझे फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू आप वहां से ही देख सकते हो, सो दैट इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, Kc की वैल्यू, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो योर आंसर शुड बी 0.49 वोल्ट। फिर है व्हाट इज द करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन फॉर M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू M एट 45 डिग्री सेल्सियस। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, अब देखो इस बार इन्होंने ना कंडीशन थोड़ी सी बदल दी है, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको केल्विन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो 273 होता है वो 0 के लिए होता है, सो 45 आप इसमें प्लस कर दो, सो 8 7 8 9 10 11, सो 318 केल्विन जो है वो हमारा हो गया टेम्परेचर। तो इस बार हम जो ये इक्वेशन अभी तक यूज कर रहे थे, इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही अनदेखे तरीके से आप ये ना करो। सो E0 सेल माइनस ऑफ 2.303 RT बाय NF log ऑफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M को तो मैं 1 ही लिख सकती हूँ और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो जब आप ये करते हो ना, तो इसमें देखो आपको बाकी चीज़ों को तो बिल्कुल कांस्टेंट ही रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो सॉल्व करना है वो पार्ट क्या है, देखो आप यहाँ पे रखोगे R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू आप रखोगे 318 केल्विन, n की वैल्यू आप देखो कितनी रखोगे, वहां से हम इक्वेशन से देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी है 2, और f की वैल्यू हमें पता है 96500। तो आप इन सभी वैल्यूज को जब पुट करोगे और उसके लिए फाइंड आउट करोगे क्या, E0 मतलब इस इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे जो कि सेल पोटेंशियल के लिए है, सो कौन सी इक्वेशन आपको मिलेगी। तो देखो यहाँ पे इस पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि ये तो सबके अंदर ही सेम है ना। और ये E0 M2 प्लस, ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो M2 प्लस है वो रिड्यूस हो रहा है M के अंदर, तो ये भी पार्ट बिल्कुल सही है। तो बस आपको करना, और ये भी बिल्कुल सही है, तो आपको बेसिकली जो कैलकुलेशन करनी है ना वो सिर्फ इस पार्ट की करनी है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको ये रीजन भी मिल जाएगा, क्लियर। तो यही हमें करना है, उसमें माइनस जरूर आगे लगा देना ताकि ये प्लस बन जाए। सो इन दिस वे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, यानी कि 0.0315। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन है जो कि कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं कर सकता जो कि इजीली आयंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, है ना। या तो जो देखो कंडक्शन जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो किस वजह से होता है, या तो वो आयंस के थ्रू हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो सकता है। तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज तो हमें लग नहीं रही है, बट आयंस जो दे सकता हो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा पानी के अंदर। लेकिन कौन है इसमें ऐसा जो कि आयनिक नेचर का नहीं है, तो ऑब्वियसली जो हमारा पहला ही आंसर है, यानी कि शुगर जो है वो कोई आयनिक सॉलिड तो है नहीं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने आयंस नहीं दे पाएगा सॉल्यूशन के अंदर। सो दिस वुड बी द आंसर। Then the next one, which of the following scientists stated that the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution, infinite dilution की बात किसने की थी, और उसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को फाइंड आउट करने की बात कौन करता था, कोलराश करते थे, तभी तो हमने कोलराश लॉ पढ़ा था। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक कोलराश।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, इनमें से कौन सी बात इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के लिए सही है। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस पे हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में कि इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस में कि ये वो रिएक्शंस हैं जो कि कैसी थी, नॉन स्पॉन्टेनियस थी, और नॉन स्पॉन्टेनियस थी इस वजह से इनको करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, तब जाके केमिकल रिएक्शन होता था या फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, यही बात थी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, हालांकि इन्होंने जो बात की है वो कंडक्टेंस से रिलेटेड है। तो देखो इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद दैट ऑफ डाइल्यूशन, मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओ कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, इट्स कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, तो ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो आयंस का फ्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी कम होंगे, तो इसका मतलब ये तो गलत चीज है। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द डाइल्यूशन, तो याद करो कि कंडक्टिविटी 1 ml वॉल्यूम के लिए दी जाती थी, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते थे, जिस वजह से कंडक्टिविटी जो है ना वो कम होती हुई दिखती थी, तो ये भी गलत है। इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद द डाइल्यूशन, तो ये भी गलत है। तो कुल मिला के हमारा आंसर सही कौन सा हो गया, इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद द डाइल्यूशन, जो कि बिल्कुल सही है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें बात किसकी करनी है, कंडक्टिविटी की, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द आयंस, it is independent of the viscosity of the solution, it depends on the solvation of ions present in the solution। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आयंस जो है वो आपके कितने सॉल्वेटेड हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 1 ml वॉल्यूम के सोल्यूशन के लिए होता था, के लिए हम देखते थे कंडक्टेंस, राइट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, इनमें से कौन है जिसके लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से आयंस फर्निश कर सकती है, ठीक है। तो आयंस आपके ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, वो स्मॉल हो, बहुत ईजिली तो टूट जाए वो आयंस के अंदर जैसे सोल्यूशन में आए, और साथ ही साथ ईजिली फ्लो भी कर सकें, ठीक है। वो ही जो है वो आपके अच्छा कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे मेजर करनी है। तो देखो पहला जो हमारे पास है वो सोडियम सल्फेट है, तो ठीक है, ये तो कोई इसकी ठीक ठाक आयनिक मोबिलिटी भी होगी, इजीली आयंस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा NaCl है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। HCl में भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, CH3COOH की, तो आपको पता होगा कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है ना, ये तो बहुत वीक एसिड है, ये बहुत वीक एसिड है। इसका मतलब ये इजीली टूटता नहीं है, ये इजीली अपने H+ आयंस नहीं देता। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो आपका जो इक्विलिब्रियम आप कहोगे वो कौन सा रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा आयंस ही नहीं बनते यहाँ पे। अब ज़्यादा आयंस नहीं बनेगा तो फ्लो कौन करेगा, तो आयंस तो बनने जरूरी हैं फ्लो करने के लिए। अब यहाँ पे आयंस ही नहीं बनते, आयंस ही नहीं बनेंगे तो फ्लो ही नहीं होगा, और फ्लो ही नहीं होगा तो होगा क्या, तो जो कंडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। अब इस तरह से हमने कंपेयर इसलिए किया क्योंकि सबकी हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम दी हुई थी, पर हो सकता है कि कभी आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी करके दे दिया जाए। तो उस केस में आप देखोगे कि कौन से सॉल्यूशन से हमें ज़्यादा आयंस मिल रहे हैं बेस्ड ऑन देयर मोलर कॉन्सेंट्रेशन एज वेल, ठीक है, तो आप वो पता कर पाओगे। सो देन व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया, तो ये तो क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर भी चुके हैं, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगी। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते थे तब भी ये आपसे डिस्कस किया था। तो एक्वा रीजिया क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड और HCl का सोल्यूशन होता है, और आपको ध्यान होगा कि इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रॉयल वाटर। रॉयल वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे मेटल्स जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल नोबल और आइडियल होते हैं, वो भी जब इस एक्वा रीजिया के कांटेक्ट में आते हैं ना तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो जनरली कोई रिएक्शन नहीं शो करते, बट वो जब एक्वा रीजिया के अंदर उनको डाला जाता है तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस वजह से पानी कैसा हो जाता है, शाही हो जाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ रॉयल वाटर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये आप देख सकते हो। फिर है व्हाट इज द प्रीफर्ड इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, यानी कि वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, तो हम इनमें से किसको यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम ऐसे एलिमेंट का, एक ऐसे सब्सटेंस का हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे जो कि रिएक्टिविटी कम शो करता हो, जो कि बिल्कुल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है। तो वो कौन हो सकता है,
तो वो हो सकता है, जनरली देखो हम प्लैटिनम को यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे प्लैटिनम तो कहीं पे दे नहीं रखा इसमें ऑप्शंस में, तो इसलिए हम देखेंगे कि इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन है। तो देखो गोल्ड तो आपका नहीं यूज़ कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर बहुत कॉस्टली पड़ता है, और वैसे भी जो है ना उनकी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएँ ज़्यादा अच्छे से। तो ठीक है, तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर को हम यूज़ नहीं कर सकते, कॉपर को भी यूज़ नहीं कर सकते, कॉपर तो बहुत रिएक्टिव है, तो आंसर हमारा हो जाता है ग्रेफाइट। तो आपने बहुत सारे प्रोसेस ऐसे देखे भी होंगे जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका जो कैथोड या एनोड है वो पार्टिसिपेट ना करे, तो हम दोनों तरफ ही क्या लगा देते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। What is the product formed at the cathode in the electrolysis of molten NaCl? What is the product formed at the cathode in the electrolysis of molten NaCl? देखो जब बात हो रही है molten NaCl की, इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन तो हमारे केटायंस हैं और कौन कौन से आयंस हैं। molten स्टेट है, एक्वा स्टेट नहीं है, इस पे आपको फोकस करना है। तो देखो मेरे पास केटायन कौन है, केटायन है मेरे पास Na+ और एनायन है मेरे पास Cl नेगेटिव। तो हमें पता है कि जो कैटायन है उसका तो रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब Na+ आयन जो है वो तो Na में रिड्यूस हो जाएंगे, और जो एनायन है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होके वो Cl2 गैस बना लेगा। अब हमसे क्या पूछा है, और कैटायन जो है मतलब ये कहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस, तो रिडक्शन प्रोसेस और ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जहाँ रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं और इसको एनोड कहते हैं, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है फॉर्म्ड एट दी कैथोड के बारे में पूछा है, तो कैथोड पे क्या बनेगा, तो कैथोड पे आप क्या देख रहे हो, क्या बन रहा है, सोडियम आयंस का रिडक्शन होके सोडियम बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम मेटल। ठीक है, then the next one is what is the product formed at the cathode in the electrolysis of aqueous Na2SO4। इस बार देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस बार क्या बोल दिया, aqueous Na2SO4। अब देखो मेरे पास में कौन कौन से केटायंस एनायंस है, अगर मैं केटायंस की बात करूं तो केटायंस मेरे पास देखो H+ आयन है और मेरे पास Na+ आयन है, और अगर हम बात करें किसकी, एनायंस की, तो एनायंस मेरे पास कौन कौन से हैं, सल्फेट आयंस हैं और मेरे पास OH नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है ना, इनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के साथ साथ में ये भी देखना होता है कि अगर वो एक्वा स्टेट में, इसका मतलब ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ H+ और SO4 2- के आयंस हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो देखो रिडक्शन होगा इनका और ऑक्सीडेशन होगा इनका, तो इस वजह से ये प्रोसेस चलेगा कैथोड पे और इनका प्रोसेस चलेगा ऑक्सीडेशन का एनोड पे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमें डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कि सोडियम मेटल मिलेगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा ये एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो Na+ आयंस के कंपैरिजन में अच्छा खासा ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से H+ आयंस जो हैं वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बना देंगे, H2 गैस को रिलीज कर देंगे, तो यानी कि हमें क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, then the next is what is the product formed at the cathode in the electrolysis of aqueous CuSO4 solution। अब देखो मेरे पास क्या है, aqueous, बिल्कुल इसी तरह से आपको ये करना है, aqueous कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो इस बार देखो हम कहाँ की बात हो रही है, अगेन अभी भी कैथोड की बात चल रही है। तो देखो यहाँ पे कैटायन कौन हो गए, सो कैटायंस आर, देखो कैटायंस का ही तो होगा रिडक्शन, है ना, तो इसका मतलब अब मैं एनायंस को लिख ही नहीं रही हूँ, कैथोड पर रिडक्शन होगा किसका, केटायंस का होगा, और केटायंस मेरे पास कौन है, एक तो H+ है और एक मेरे पास Cu2+ है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि इनमें से, देखो एक्वस तो है सिस्टम लेकिन हमें रिडक्शन पोटेंशियल की भी बात करनी है। तो देखो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान में रखें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के बाद, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, है ना, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये रही। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के बाद में कॉपर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब जो ज्यादा टेंडेंसी है ना वो कॉपर की रिड्यूस होने की होती है। ठीक है, हालांकि अगर सोल्यूशन ऐसे में भी बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो आपका H2 गैस ही मिलेगा, अदरवाइज अगर ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में तो बताया नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी विल बी सीइंग कि जो कॉपर आयंस हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे, कॉपर 2+ आयंस का रिडक्शन हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर के अंदर। क्लियर,
ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन भी दी होती है और अगर कंपैरेटिवली अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है कॉपर सल्फेट की, तो उस केस में आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ इस तरह से गिवन नहीं है, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर मेटल। Then the next is which of the following is not a requirement for a useful battery? इनमें से एक अच्छी बैटरी के लिए इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? So it should be light and compact. ठीक है, ये कैसा हल्का और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। So it should have a reasonable life span, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर बैटरी लाइफ जितनी अच्छी होगी तो अच्छी बात है ना, तो इसमें क्या गलत है? तो ये तो यूजफुल बैटरी के लिए हमसे रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है। उसके बाद में इट शुड आइडियली हैव अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। अगर ऐसा हम मेंटेन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस को बरकरार किए हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक अच्छी ही बात है। इट शुड सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमने तो कितने सारे इस तरह के सेल्स बनाए थे जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं देते थे, तो ये कोई रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल के लिए कौन सी बात इनमें से सही है? द इलेक्ट्रोड, प्राइमरी सेल की बात हो रही है। प्राइमरी सेल्स वो होते थे जो कि नॉन रिचार्जेबल होते थे। ठीक है, प्राइमरी सेल्स हम किसको कहते थे? प्राइमरी सेल्स वो होते थे जिसमें कि हमने ड्राई सेल का एग्जाम्पल देखा था, हमने मरकरी सेल का एग्जाम्पल देखा था, तो ये आपके नॉन रिचार्जेबल होते थे। तो ये वो सेल्स हैं जिनको कि आप रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि अगर एक बार अगर ये यूज़ में आ गए, एक बार अगर इनका एनोड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया, तो उसके बाद में फर्दर कोई तरीका नहीं है इनको फिर से यूज़ करने का, फिर से रिचार्ज करने का। ठीक है, तो इसी के बारे में हमसे पूछा गया है, द इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। तब मैंने पहले ही बोल दिया कि नॉन रिचार्जेबल है, तो इसका मतलब रिवर्स तो नहीं कर सकते। इट कैन बी रिचार्ज, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेल इज अ मरकरी सेल। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेल के दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, और भी होते होंगे लेकिन हमने यही पढ़े हैं, एक तो ड्राई सेल और उसके अलावा मरकरी सेल। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं, तो ऑब्वियसली ये आंसर तो हमारा करेक्ट हो गया। फिर भी हम डी को पढ़ लेते हैं। सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेल इज अ निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। नहीं, जो निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी है ये आपके इन्वर्टर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, आपके लैपटॉप्स में प्रेजेंट होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार आपने लैपटॉप को यूज़ किया, एक बार लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद में आपने लैपटॉप की बैटरी निकाल के फेंक दी, ऐसा तो हम नहीं करते। इसका मतलब क्या है, हम उसको फिर से रिचार्ज करते हैं और उसके बाद में फिर से वो काम करने लायक उसकी एक बैटरी लाइफ हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो है वो रिचार्जेबल सेल्स हैं, रिचार्जेबल बैटरीज हैं, और ये इस तरह की बैटरीज को हम सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेल। क्लियर? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is used as an anode in a dry cell? हम किसको यूज में लेते हैं as an anode in a dry cell? तो आपको याद होगा हमने ड्राई सेल का एक पूरा का पूरा एक जो ड्राई सेल्स वही तो होते हैं जो आप अपने घरों में भी यूज करते हो, है ना, जो हम अपने रिमोट्स के अंदर, जैसे ये एक रिमोट है, इसके अंदर भी जो सेल प्रेजेंट होगा वो सेल कौन सा होगा? ड्राई सेल हम उसको कहते हैं। तो ड्राई सेल की जो बाहर की वो जो कवरिंग होती है ना, दैट इज बीइंग मेड अप ऑफ जिंक, और यही जो जिंक होती है एनोड की तरह एक्ट करती है, और जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो ज़्यादा हमें डिटेल्स में जाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर हमारा इस फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनोड इन अ ड्राई सेल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वैसे तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, राइट? तो देयरफॉर द ओवरऑल इक्वेशन फॉर द सेल इज गिवन हियर। ये गलत है इसका आंसर आपका जिंक होना चाहिए। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। द आंसर शुड बी ए, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक विल बी एनोड। और हम जब वो सेल्स जो कि रिचार्ज नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा जो जिंक होता है वो ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। अगर आप उसको निकाल के, जब एक बार सेल खराब हो जाता है उसके बाद में आप उस सेल को निकाल के अगर देखते हो ना, तो बाहर से अगर वो पूरी तरह से यूज हो चुका है और आप उसको थोड़ा सा उसकी कवरिंग को खोल के देखो, तो उसके अंदर जो जिंक प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल काला पड़ चुका होता है, बिल्कुल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो चुका होता है कि फर्दर ऑक्सीडेशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, राइट? तो इसीलिए हम इन सेल्स को कहते हैं कि इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इक्वेशन देखो आपको कुछ इस तरह से दे रखी है, तो आप क्या देख सकते हो कि ये जिंक है हमारा, और ये जिंक जो है ये किसमें? जिंक ये इस तरह से होगा जिंक 2+, तो जिंक 2+ में इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और आपको ये भी ध्यान होगा कि इस प्रोसेस के दौरान
अमोनिया गैस फॉर्म होती है। ये जो अमोनिया गैस फॉर्म होती है ना, उसकी वजह से, क्योंकि गैस है, गैस की वजह से प्रेशर होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस फॉर्म होती रहेगी एक ही एक डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली होगा क्या कि अमोनिया के प्रेशर की वजह से सेल फट सकता है। और जब सेल फट सकता है तो उसका मतलब वो जो डिवाइस है, अगर मतलब आप सोचो इसके अंदर अमोनिया गैस जो है सेल के अंदर बनती रहे, तो उसके प्रेशर से जो सेल है वो फट सकता है, और सेल फटेगा तो ऑब्वियसली जो डिवाइस है वो भी डैमेज होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो अमोनिया है ना, इसका रिएक्शन जिंक से करवा के एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। उस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और अमोनिया की वजह से कोई डैमेज नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज, Why do leak-proof dry cells have an iron or steel sheet covering the zinc cylinder? Again ये आपका जो क्वेश्चन है ये इसी ड्राई सेल से ही रिलेटेड है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी कुछ बता दिया, फटाफट से इसको लेते हैं। So it increases the potential difference between the anode and cathode? बिल्कुल नहीं। It acts as a barrier around the zinc cylinder which can develop the holes during the use। ठीक है, अभी जो मैंने आपको अमोनिया वाली बात बताई एग्जैक्टली ये उसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन था। So which of the following is the electrolyte used in the dry cell? इनमें से कौन है जिसको कि हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम, याद होगा आपको, अमोनियम क्लोराइड को यूज करते हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। Which of the following is used as an electrolyte in a H2O2 fuel cell? है ना, ये हमने देखा था H2O2 से आप क्या बना रहे थे, वाटर। तो जनरली तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आप उससे वाटर नहीं बना सकते, बट अगर थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशंस रखी जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाए या फिर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस करवाए जाएं, हम उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डालें, एक तरफ से हाइड्रोजन की सप्लाई करें, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई करें, तो ऐसे में हम वाटर जो है उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा फ्यूल सेल का प्रोसेस। बट इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसको यूज करते हैं? तो याद करो, हम कहते थे कि एल्कलाइन जो आपके सोल्यूशंस होते हैं ना, अच्छे बेसिस, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उनको हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। तो जो भी हमारा आंसर है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो देखो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आयरन हाइड्रोक्साइड भी नहीं होता और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी नहीं होता। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? जो एल्कली बेस्ड हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। यहाँ पे आप NaOH को भी रख सकते थे, कोई इशू नहीं है। Which of the following can be used as a fuel in fuel cells? इनमें से कौन फ्यूल है? तो देखो यहाँ पे फ्यूल सेल के अंदर फ्यूल कौन होता है? अभी तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लगातार सप्लाई करते रहो और वाटर जो है वो बनता रहेगा। और किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब फ्यूल हमारा कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो नाइट्रोजन तो ऑफकोर्स नहीं है, आर्गन नहीं है, हीलियम नहीं है। अगर यहाँ पे आंसर, अगर एक ऑप्शन ऑक्सीजन भी होता तो ऑक्सीजन उसका आंसर होता। ठीक है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन दोनों ही उसके फ्यूल्स हैं, फ्यूल सेल्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल सेल? इनमें से कौन सा फ्यूल सेल नहीं है? तो आपको पता है कि फ्यूल सेल पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, रीजन बीइंग कि इससे एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बना सकते हो, और साथ ही साथ हमें पता है कि फ्यूल सेल से कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं बनते और एक अच्छी खासी हमें एनर्जीज मिल जाती हैं। तो इवन इसको तो हम एक एज अ ऑल्टरनेट भी देख रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स का, थर्मल एनर्जीज का। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारे इनके अलग अलग वर्जन्स, अपग्रेडेड वर्जन्स जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पीएम सेल, अगर आपने इनके नाम ना भी सुन रखे हो तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डेनियल सेल इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। डेनियल सेल तो एक बहुत ही प्रिमिटिव कन्वेंशनल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता था, तो वो तो ऑब्वियसली एक फ्यूल सेल नहीं है। उसके बाद में तो हमने कितना कुछ देख लिया, कितने सारे नए हमने अपग्रेडेशंस देख लिए। ठीक है, तो फ्यूल सेल ऑफ कोर्स बहुत ही मॉडर्न काइंड ऑफ सेल है जिसके अंदर हमने बहुत सारे एनर्जीज हमें मिल सकें और वो भी पॉल्यूशन फ्री एनर्जी मिल सके, उसका हमने एक ऑल्टरनेट ढूंढा है। पर डेनियल सेल बहुत कन्वेंशनल टाइप का, इसमें बहुत कमियां हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आप इससे नहीं निकाल सकते। तो डेनियल सेल कैन नॉट बी द आंसर। Which of the following is not produced in an H2O2 fuel cell? H2O2 fuel cell में क्या नहीं बनता है इनमें से, ये पूछा है आपसे। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होती ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पॉल्यूटेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉल्यूटेंट्स इसमें कोई नहीं बनता, तो यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। हीट भी प्रोड्यूस होती है, सो दिस विल बी द आंसर बी, यानी कि पॉल्यूटेंट्स का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाइड टू द कैथोड ऑफ अ फ्यूल सेल? अगर हम कैथोड की बात करें, अगेन ये फ्यूल सेल का ही क्वेश्चन है, तो फ्यूल सेल में कैथोड पे क्या सप्लाई होता है ये हमें बात करनी है। तो देखो, अगर हम रिएक्शंस देखें तो कैथोड पे आपका बेसिकली जैसे ये है आपका H2,
ठीक है। H2 को आपको पता है H2 और ऑक्सीजन जो है ये हमारे फ्यूल्स होते हैं। सो ये फॉर्म करता है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो कहाँ पे हो रही है, ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब ये हो रही है एनोड पे। बट हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो कैथोड का पूछा है। कैथोड की रिएक्शन आपको ध्यान होगी, ऑक्सीजन प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इससे हमें क्या मिल जाता है, वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी होती है कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई टू द कैथोड, तो कैथोड को कौन सा क्या सप्लाई किया जा रहा है, तो वो सप्लाई की जा रही है ऑक्सीजन, जिसका की हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देन द नेक्स्ट वन इज What is the method of protection of iron by coating it with zinc? ठीक है, अगर हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग आयरन के प्रोटेक्शन की प्रिवेंशन की बात कर रहे थे फ्रॉम दैट ऑफ कोरोजन, तो हमने दो तीन कुछ प्रिवेंशन मेजर्स देखे थे। तो उनमें से एक हमने देखा था कि हम जिंक से भी उसको कवर कर सकते हैं, बिकॉज जिंक हैज़ अ बेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। अगेन अगर आप जिंक को और आयरन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो आप देखोगे जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है आयरन से बेटर। तो इस वजह से अगर हम आयरन को जिंक से कोट कर दें, यानी कि मैं यहाँ पे जिंक रख दूं, तो आयरन की बजाय किसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको याद होगा हम कहते थे गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जो कि बहुत बार किया भी जाता है आयरन को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से। Which of the following statements regarding corrosion is true? इनमें से कौन corrosion के लिए एक सही बात है, corrosion does not depend on the reactivity of the metal। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा corrosion जो है वो easily हो पाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो कि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाए तो corrosion भी बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो ये तो गलत है। Presence of impurities does not affect the rate of reaction। तो देखो यार ये भी गलत बात है, impurities जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती हैं। So strains in the metal affect the rate of reaction। तो जो मेटल का जो स्ट्रेन है, मतलब मेटल है, अगर ये मान लो ये मेटल, तो इसमें अगर मान लो कहीं पे कोई भी गड़बड़ी है, कोई स्ट्रेन है, कोई पार्ट ऐसा है जो कि एक्सपोज्ड है, तब जाके वहाँ पे कोरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सभी के सभी मेटल्स कोरोड हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर वो स्ट्रेन्ड है, कहीं पर भी वो ख़राब हुए हुए हैं, कहीं पर भी वो एक्सपोज्ड हैं, तो ऐसे रीजन्स बहुत ईजिली कोरोड हो जाते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर आप आयरन की ही बात करो तो आयरन हो सकता है अलग अलग क्वालिटी का, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में ही कोरोड हो जाए, यानी जैसे एक या 1.5 महीने में ही जैसे वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए तो कोरोड हो जाए। और कुछ अगर बहुत बेटर क्वालिटी का आयरन है तो हो सकता है कि अगर वो बिल्कुल एकदम पॉलिश्ड है, सरफेस्ड है, तो ऐसे में हो सकता है वो 1-1.5 साल तक या उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक कोरोड ना हो। तो हाँ, रेट ऑफ जो कोरोजन है वो बहुत हद तक स्ट्रेन्स इन मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस शुड बी द आंसर। देन Which of the following does not cause rusting of iron? इनमें से कौन है जो कि आयरन की रस्टिंग नहीं करेगा? तो देखो यार, ऑब्वियसली मतलब आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, वैक्यूम। हमें पता है कि जो आयरन का कोरोजन होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो वाटर वेपर्स के लिए या फिर वाटर या फिर आप कह दो ऑक्सीजन जो है उसके लिए वो एक्सपोज्ड हो जाता है। यही तो होता है पूरे प्रोसेस में। अब अगर ऑक्सीजन ही ना मिले, अगर एयर ही ना मिले, अगर मॉइस्चर ही ना मिले, तो फिर कोरोजन भी नहीं होगा। यानी अगर आप एक आयरन के पीस को बहुत ही लंबे टाइम के लिए अगर आप एक वैक्यूम के अंदर रख दो तो आयरन वैसा का वैसा ही रखा रहेगा, उसका कोई कोरोजन नहीं होगा। तो वैक्यूम जो है वो हमारा बहुत ऑब्वियस आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। Which of the following is not a method of prevention of corrosion? इनमें से कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड चूज नहीं कर सकते? तो कौन सा, देखो गैल्वेनाइजेशन तो ऑफ कोर्स हम करते ही हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, हम ऐसे सॉल्यूशन से उसको कोट कर दें जो कि रस्ट नहीं होते, यानी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ऐसे सॉल्यूशंस की अगर हम पॉलिश कर दें तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन, तो ये भी बिल्कुल वही सही बात है, इसका मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में, तो आप कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कर सकते हो। हीटिंग जो है वो कोई इसका मेथड नहीं है। आप सोचो कि आप आयरन को हीट करोगे तो उसमें से रस्ट निकल जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आप आयरन या किसी भी कोरेडेड मटेरियल को अगर हीट करोगे तो आप उसके कोरोजन से निजात नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल चेंजेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये कोई
उसका सोल्यूशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो देखो क्या है, सॉल्ट वाटर डी एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ कोरोजन, यानी कि रेट ऑफ कोरोजन जो है वो सॉल्ट वाटर आप उसके ऊपर डाल दो तो फिर कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन दैट ऑफ आयरन, तो अगेन आप इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाओ तो मैग्नीशियम क्योंकि एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की ज्यादा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विच प्रिवेंट फर्दर कोरोजन, तो ऑब्वियसली अभी ही मैंने आपसे बात की थी आयरन को अगर आप जिंक से कोट कर दोगे तो जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो आयरन भी प्रिवेंट हो गया और जिंक जो है उसका कोरोजन हो जाएगा। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन कार रेडिएटर्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर द पार्ट्स ऑफ द इंजन, क्योंकि इंजन के पार्ट्स अगर रस्ट हो जाएंगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वो उतना अच्छे से ल्यूब्रिकेटिंग वे में काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें चाहिए कि हमारा इंजन जो है जो कि आयरन से बना हुआ है वो रस्ट फ्री रहे, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या डालते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस डालते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें एक ही ऑप्शन गलत नजर आता है जो कि है सॉल्ट वाटर डी एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ कोरोजन, जैसा कुछ भी नहीं होता। सो विद दिस वी हैव सीन सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल ही होंगे, कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जिनको कि शायद मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, बट दैट आई हैव कवर्ड इन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख लो। और जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, जो हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चंस आपसे किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। So this is all for today's lecture. I will see you in my another class. Till then, take care of yourself.